हेलो स्टूडेंट्स। ये चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज का 5th पार्ट है और इसमें हम पढ़ने चल रहे हैं कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, यानी पार्टीज में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। पार्ट 4th में हमने पढ़ा था कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से हैं। उसमें 4 चैलेंजेस हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का चैलेंज हमने पढ़ा था कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती पार्टीज़ में। इसके बाद हमने देखा था कि डायनेस्टिक सक्सेशन जो होता है पार्टीज़ में, यानी कि परिवार ही पार्टी को कंट्रोल करता है, और मनी एंड मसल पावर को भी हमने देखा था किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं इलेक्शंस को। और लास्ट में हमने देखा था कि लैक ऑफ डिफरेंट चॉइसेस, तो ये भी 4 यानी 4th पॉइंट था हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड 4th। तो कैसे हम रिफॉर्म ला सकते हैं, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो क्या पार्टीज़ खुद रिफॉर्म करें तो ठीक है, या हम उन्हें फोर्स करें रिफॉर्म करने के लिए तो ठीक है। और अगर वो रिफॉर्म करना चाहती हैं पार्टीज़ तो कौन उन्हें रोकता है। तो क्या रूल्स में बहुत ज़्यादा बांधना पॉलिटिकल पार्टीज़ को ठीक रहेगा, क्या डेमोक्रेसी के लिए ठीक रहेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस, वो जो हमने चैलेंजेस पढ़े थे 4th पार्ट में, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार तो जरूरी है। द क्वेश्चन ये उठता है कि आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, क्या पॉलिटिकल पार्टीज या जितने भी राजनीतिक दल हैं क्या वो सुधार करने को राजी हैं, क्या वो सुधारना चाहते हैं। इफ दे आर विलिंग, और अगर दे आर विलिंग टू रिफॉर्म, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, तो अभी तक उनको सुधार करने से कौन रोक रहा था। ये जो 4 चैलेंजेस हमने पढ़े थे, उन चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए, पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए कौन सी चीज़ उनको रोकती है। दे आर फ्री टू डू सो। इफ़ दे आर नॉट विलिंग, और अगर वो सुधार नहीं करना चाहते, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, क्या हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं, यानी क्या हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि पार्टी शुड रिफॉर्म। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन, दुनिया भर में ये क्वेश्चन डेमोक्रेसी में फेस किया जाता है। दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, और ये साधारण क्वेश्चन है भी नहीं। हालांकि आप कुछ सोचने लगे होंगे कि पार्टीज को किस प्रकार से रिफॉर्म किया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन बुक में क्या टेक्स्ट मैटर दिया है हमें उसे स्टडी करना है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है वो फाइनली कौन लेते हैं, लीडर्स लेते हैं। वो रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं। अगर पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठते हैं, विधानसभा की बैठकें होती हैं, तो जो डिसीजंस होते हैं, जो कानून पास होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजंस लिए जाते हैं, कौन लेते हैं, लीडर्स ही तो लेते हैं। पीपल कैन रिप्लेस देम। हाँ, अगर हम उनके डिसीजन से खुश नहीं हैं और हम उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है, फंक्शनिंग से खुश नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उन्हें। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि 5 साल बाद जो आएंगे तो हम उन्हें हरा देंगे, दूसरे नेता को भेजेंगे। लेकिन फिर भी वो भी इसी तरह करेगा तो क्या करोगे आप तो मजबूर हो ना। बट ओनली बाई अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। तो अगर हम उन्हें रिप्लेस करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं प्रकार के डिफरेंट सेट ऑफ पार्टी लीडर्स को वोट देकर भेजते हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश, और जिनको भी हम चेंज करते रहते हैं, वो यहाँ से जीत कर जाने के बाद, मान लीजिए हमने 3 बार इलेक्शंस हुए 15 साल में, हमने 3 लोगों को जिताया, मतलब एक को जिताया, उसको बाद दूसरे को जिताया, उसके बाद हमने तीसरे को जिताया, 3 अलग अलग नेता भेजे, लेकिन फिर भी वो सुधरना नहीं चाहते हैं। हाउ कैन एनी वन फोर्स देम टू चेंज, तो कैसे हम उन्हें चेंज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, हम कैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं, दूसरे सेट ऑफ लीडर्स को भेज सकते हैं, दूसरी पार्टी को गवर्नमेंट में ला सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मनी, मसल, करप्शन, क्रिमिनल्स, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, नॉट कैरिंग डेवलपमेंटल वर्क इन योर कंस्टिट्यूएंसीज, सो मैनी थिंग्स हम देखते हैं। लीडर्स बदलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो रिफॉर्म नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोशिशें नहीं हुई हैं, तो उन कुछ कोशिशों को हम यहाँ पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस। तो हम कुछ प्रयास, कुछ सुझावों पे गौर करेंगे अपनी कंट्री में जो रिफॉर्म लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए किए गए हैं, और जो सजेशंस हैं और जो किए जा चुके हैं जो एफर्ट्स, उनको हम स्टडी करेंगे। और ये रिफॉर्म जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स के लिए है। तो पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। एमएलएज और एमपीज मीन्स कि चाहे वो स्टेट के लीडर्स हों यानी एमएलएज, या पार्लियामेंट्री लीडर्स हों एमपीज, वो पार्टीज को बदल ना सकें, चेंज ना कर सकें। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। देखिए, इसका मतलब ये है, डिफेक्शन का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज हो,
टू अ डिफरेंट पार्टी। कहने का मतलब ये है कि कोई कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ता है, ठीक है, और उसके बाद वो जीत कर आता है, एमपी बन के मान लेते हैं हम पार्लियामेंट में बैठता है। उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, वो इस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाना चाहता है। तो दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन। क्योंकि वो जो लड़ा था तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव पे लड़ा था, चिन्ह पे लड़ा था, तो ही हैड एलिजेंस टू कांग्रेस पार्टी। नाउ ही वांट्स टू चेंज हिज एलिजेंस टू बीजेपी, या फिर किसी और पार्टी में जाने का इरादा हो। तो इस तरह से जो पार्टी डिफेक्शंस होते हैं ये हानिकारक होते हैं और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट को, जैसे एमपी में 230 सीट्स हैं और अभी हाल ही में क्राइसिस हुआ था कि 116 मार्क्स चाहिए और कुछ एमएलएज ने पार्टी छोड़ दी, रिज़ाइन कर दिया, वो बीजेपी में चले गए और गवर्नमेंट गिर गई। और ये जो अमेंडमेंट किया गया था ये 1985 में ये एक्ट बनाया गया था जिसे एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी दल विदल विरोधी कानून। राजीव गांधी के समय में ये बना था जबकि राजीव गांधी पूर्ण मेजोरिटी के साथ थे गवर्नमेंट में, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट भी किया गया था। मीन्स की जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 52वें संशोधन के अंतर्गत लाया गया था और एक कंडीशन रखी गई थी कि कोई भी अगर जिस चुनाव पे चिन्ह पे वो लड़के आता है, अगर वो पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है फिर उस पार्टी को छोड़ने की कोशिश करता है, तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी सीट जा सकती है, पार्टी की मेंबरशिप जा सकती है। सीट जाने का मतलब ये है कि उसकी एमपी की सीट या एमएलए की सीट जा सकती है। और दूसरा ये था कि अगर पार्टी कोई व्हिप जारी करती है, व्हिप जारी करने का मतलब ये है कि अगर वो निर्देश देती है कि हमारी पार्टी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, वो पार्लियामेंट में कांग्रेस की तरफ से वोट करेंगे या कोई और डायरेक्शन फॉलो करने के लिए दिया जाता है व्हिप के अंतर्गत, तो उसे फॉलो करना ही करना है। अगर वो मेंबर कांग्रेस की तरफ से वोट नहीं करता है, अगेंस्ट कर देता है या वो वोट डालता ही नहीं, अब्सटेन कर लेता है, तो उस स्थिति में भी उसकी ही कैन लूज हिज मेंबरशिप टू पार्लियामेंट और हर मेंबरशिप टू पार्लियामेंट। तो कठोर प्रावधान थे लेकिन उसके बावजूद भी आगे चल के अमेंडमेंट किए गए और फिर अब ये स्थिति है कि अगर 1/3 अगर किसी पार्टी के इलेक्टेड जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं उनसे टूट कर जाना चाहें तो वो वैध होगा, वैलिड होगा, वो जा सकते हैं। और अगर किसी पार्टी में मर्ज करना चाहते हैं तो वो 2/3 होने चाहिए, यानी अगर वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और 1/3 अगर वो पार्टी को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए 1/3 और किसी पार्टी में मर्ज होना चाहते हैं तो 2/3। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 30 इलेक्टेड एमएलएज हैं किसी पार्टी के, तो 1/3 का मतलब इसमें से अगर 10 टूटना चाहें, इस पार्टी को छोड़कर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर 9 होंगे तो फिर वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जो स्पीकर है लोकसभा का या विधानसभा का वो इनकी मेंबरशिप खत्म कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको बाईपास कर देते हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ज़्यादा कारगर तो नहीं है और इसे और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, या ये जो एमपी जो एमएलएज हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन करता है। इस तरह की एक रिट याचिका अभी कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है, उस पर सुनवाई चल रही है। ये डिफेक्शन से रिलेटेड एक वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1967 में एक कैंडिडेट थे गयालाल, ये हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, जो हरियाणा विधानसभा। तो ये 1967 की बात है कि ये कुछ ही दिनों के अंतराल पे इन्होंने 3 पार्टियां बदली। पहले बात तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, मतलब निर्दलीय लड़के आए थे। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस के बाद फिर ये कुछ ही समय पश्चात चले गए जनता पार्टी में, जो कि यूनाइटेड फ्रंट भी कहा जाता था, उस वक्त हिस्सा थी। और फिर एक कांग्रेस में लौट के आए और फिर जनता पार्टी में चले गए और लास्ट में कांग्रेस से जनता पार्टी जाने में सिर्फ उन्हें 9 आवर्स लगे, यानी सिर्फ 9 घंटे। तो तब से ये हो गया कि आया राम गया राम, जो लोग इस तरह से दल छोड़कर आते जाते रहते उन्हें आया राम गया राम कहा जाने लगा। और फिर बाद में 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बना 52nd अमेंडमेंट के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, और 10th शेड्यूल जोड़ा गया। 52nd अमेंडमेंट 10th शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। और जो मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा था, मैं बताता हूँ कि वहाँ पे 230 सीट्स हैं। ये 2020 का वाकया है लेटेस्ट, और 2030 सीट्स में से 116 सीट्स चाहिए जीतने के लिए, मतलब वो मेजोरिटी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। और कांग्रेस को 114 थी और 109 बीजेपी की थी और कांग्रेस की 114। तो 2 सीट्स ये भी कम थे लेकिन और लोगों ने सपोर्ट किया और फिर ये गवर्नमेंट इनकी बनी। लेकिन 15 महीने बाद ही इन नवंबर में चुन के आई थी सरकार, और पहले जो रूल कर रही थी लगभग 15 साल से वो बीजेपी सरकार थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार बनी कमलनाथ के नेतृत्व में, और लगभग 114 में से
एक 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बाहर आ गए। उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद अब ये 114 की संख्या घटकर सिर्फ 92 रह गई। तो कांग्रेस पार्टी तो आ गई ना अल्पमत में, मेजोरिटी कहाँ रह गई इसके पास। और जब बहुमत साबित करना पड़ता है तो वो साबित करना पड़ता है उस वक्त जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके आधार पे। तो 230 में लगभग 22 तो सीधा कम हो गए, जो बचे उसका आधा चाहिए था मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए। और फिर बीजेपी ने बहुत आसानी से उसमें सरकार बना ली। लेकिन इन्हें दोबारा चुनाव लड़के आना है और अभी बाई इलेक्शंस नहीं हुए हैं, इस वीडियो को बनाए जाने तक तो नहीं हुए, और सितंबर 2020 तक इनके इलेक्शंस होने थे। और देखते हैं दोबारा जीत कर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये जो डिफेक्शन वाली प्रॉब्लम है ना, बहुत ब्लेटेंट है इंडिया में, और ये बहुत पुराने समय से गेम चलता चला आ रहा है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको मैंने बताया। और ऐसा इसलिए होता है कि जो मान लीजिए किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 4 MPs की आवश्यकता है, तो जो MPs हैं वो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो बदले में हो सकता है उन्हें कैश रिवॉर्ड मिले, करोड़ों रुपए मिले, जिसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग में भी काउंटर हॉर्स ट्रेडिंग, फिर काउंटर काउंटर हॉर्स ट्रेडिंग, गजब का खेल है कि कांग्रेस कहती मेरे पास चले आओ, हम तुम्हें इतना रुपया देंगे। पता चला कि बीजेपी ने कहा हमारे पास चले आओ, हम तुम्हें इतना रुपया देंगे, या हम कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। तो इस तरह से कोई ना कोई लालच होता है, तभी ये लोग जाते हैं। तो ये तो हो गया डिफेक्शन का मामला। नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी MLA और मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, MP चेंजेस पार्टी, यानी कोई MLA यानी स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर और ये MP यानी पार्लियामेंट्री मेंबर, ही और शी विल लूज द सीट। तो अगर वो पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सीट खत्म हो जाएगी लेजिस्लेचर से, यानी वो MP नहीं रहेगा और ना वो MLA रहेगा, अगर वो MLA है तो। यही है लूजिंग सीट इन द लेजिस्लेचर। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। डिफेक्शन तो कम हुआ है, एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अब ये जो MPs हैं, MLAs हैं, पार्टी की बात मानने को मजबूर हैं, क्योंकि वो पार्टी से हट नहीं सकते। तो ये जो डिसेंट है, यानी कि हम आपसे डिसएग्री नहीं करते हैं, ये जो है वो फिर पार्टी में कम हो गया और पार्टी और ऑटोक्रेटिक हो सकती है इससे। MPs एंड MLAs हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। तो MPs और MLAs को मानना ही मानना है जो पार्टी लीडर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये लोग पार्टी को छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी सीट जा सकती है। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर। तो ये कि ये 1 पॉइंट हो गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया पार्टी और लीडर्स को इम्प्रूव करने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। तो मनी और क्रिमिनल्स का जो प्रयोग होता है इलेक्शन जीतने में, वो कम कैसे हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर पास किया। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट। अब ये जरूरी कर दिया गया है कि एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्हें एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर आप स्टैम्प पेपर पर कोई चीज़ लिखते हो और कहते हो कि ये मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में सब सत्य है, उसे एफिडेविट कहते हैं। बाद में अगर कुछ भी झूठ पाया गया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गिविंग डिटेल्स ऑफ इस प्रॉपर्टी, तो उसमें प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कितनी उनके पास है, क्रिमिनल केसेस कितने उनके अगेंस्ट कोर्ट में पेंडिंग है। इससे रिलेटेड मैंने डेटा आपको पिछले पार्ट में बताया था। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। तो पब्लिक के सामने अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि जो कैंडिडेट उनके चुनाव क्षेत्र में खड़ा है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके पास मनी कितना है, उसके पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में कितनी चल रही हैं। लेकिन फिर भी क्या आप समझते हैं कि जनता गौर करती होगी या कभी कोशिश भी करती होगी पढ़ने की कि हाँ इनके खिलाफ क्या क्या केसेस चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो कास्ट, रिलीजन और किस किस तरह की पॉलिटिक्स होती है। हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़राब बात है ये। बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू। लेकिन कैंडिडेट के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कितनी सही है, इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। एज येट वी डू नॉट नो इफ़ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल्स। लेकिन इससे हम ये दावा नहीं कर सकते, मतलब इस रूल से ये दावा नहीं कर सकते हम कि इससे जो इन्फ्लुएंस है रिच पीपल का और क्रिमिनल्स का वो कम हुआ है, क्योंकि हमने पिछले डाटा में आपको दिखाया था कि इनके परसेंटेज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एफिडेविट के बारे में यहाँ दिया गया, पढ़ लीजिए। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ने ये भी एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को करवाएं और इनकम टैक्स रिटर्न्स को बराबर भरें। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, जो मैंने इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात पिछले पार्ट में की थी कि जो पार्टीज उनके अंदर की जो इंटरनल डेमोक्रेसी वो नहीं होती है, और जो डिफरेंट पोस्ट्स होती हैं और जो मेंबर्स होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डिफरेंट पोस्ट को नॉमिनेट करके भर दिया जाता है। अगर इलेक्शन करवाया भी जाता है और इलेक्शन करवाया भी जाता है तो वो एक फैसेट होता है, यानी कि दिखावा होता है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होने चाहिए। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग, इसके लिए आप पिछला पार्ट जरूर देख लीजिए। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, तो पार्टीज ऐसा करती तो हैं बट समटाइम्स इट इज़ मोर फॉर्मेलिटी, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है अधिकतर ये,
क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है तो उसको तो मानना ही मानना है। जैसे पहले से ही तय कर दिया कि भाई किसे किसे किस किस पोस्ट पे चुना जाना है। अब आपने एक बैठक बुलाई और सबका हाथ उठवा लिया, हाँ भाई सब कहते हैं कि इनको चुना जाना है, बस ये हो गया कि सबकी राय लेके चुना गया है, तो दिखावा हुआ कि नहीं हुआ। इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस रूल के और ऑर्डर के बावजूद भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि इससे इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ी है, कैन नॉट से दैट। तो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए और दोनों पॉइंट्स हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई इंप्रूवमेंट का दावा किया जा सकता है। बिसाइड्स दीज मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ सजेशंस हम पढ़ेंगे, वो तो आपने कानून पढ़ा और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को पढ़ा, अब सजेशंस क्या हैं। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties। कानून बना दिया जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अंदरूनी मामले होते हैं, इंटरनल अफेयर्स होते हैं, उन्हें रेगुलेट किया जाए। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी कर दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए कि टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि वो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड नहीं होता उनके पास, कि वो रजिस्टर मेंटेन करें कि कौन कौन से मेंबर्स उनके पॉलिटिकल पार्टी के हैं, टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि संस्थाओं के अपने संविधान भी हुआ करते हैं, तो उसमें जो भी लिखा है उसको फॉलो करें। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। और अगर मान लीजिए पार्टी में कोई डिस्प्यूट उठता है और कोई मामला बनता है तो उसके डिसीजन के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नियुक्त करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई मामला बनता है तो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, वहाँ जाते हैं, वहाँ में न्याय मिलता है, तो कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए जज के रूप में, पैनल ऑफ जजेस के रूप में, जो पार्टी के डिस्प्यूट को डिसाइड करे। टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। और जो बड़े पद हैं, जैसे मान लीजिए पार्टी की प्रेसिडेंटशिप है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, तो इनकी जो पोस्ट है उन्हें इलेक्शन के जरिए भरा जाए। ये सब हम पिछले पार्ट में स्टडी कर चुके हैं इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के तहत। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। और ये भी पार्टियों के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो कम से कम 1/3 यानी 1/3 विमेन कैंडिडेट्स को दें। अब मैंडेटरी का मतलब कानून बना के अब मैंडेटरी करोगे। सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर विमेन, या विमेन का एक कोटा निर्धारित कर दिया जाए इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, कि पार्टी की कोई भी यूनिट अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसमें महिलाएं भी होंगी उस बॉडी में, डिसीजन मेकिंग बॉडी में। तीसरा सजेशन ये है, मेरे ख्याल से ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि फोर्स करना ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ सेल्फ होती है, सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा कारगर होता है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। और जो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है मनी को लेके, और कितना पार्टियां के पास पैसा कहाँ से आता है उसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहती हैं। तो जो चुनाव का खर्चा है वो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, मतलब सरकार दे चुनाव का खर्चा। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शंस। तो पार्टियों को पैसा मिलना चाहिए और जिससे वो चुनाव लड़ें। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड। और ये सपोर्ट कैसे मिल सकता है? काइंड के रूप में मिल सकता है, मतलब नगद ना होकर पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एटसेट्रा के रूप में हो सकता है। और इट कुड बी गिवन इन कैश, या उनको नगद पैसे दे दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। तो पिछले इलेक्शन में किस पार्टी को कितना वोट मिला, कितने उनके जीत के आए लोग, उसके आधार पर उन्हें कम ज़्यादा पैसा दिया जा सकता है। एक ये सजेशन है। और दीज सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाई पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी सजेशन मानने के लिए रेडी नहीं है। इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट। अगर इन पे कुछ गौर करें पार्टीज, उन्हें एक्सेप्ट करें, तो कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। जैसे वीमेन की संख्या बढ़ जाएगी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, और जो स्टेट फंडिंग होगी तो इलेक्शन एक्सपेंसेस में जो करप्शन है वो कम होगा, और इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी मजबूत होगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। These suggestions have not yet been accepted by political party. If and when these are accepted, these could lead to some improvement. But we must be very careful about legal solutions. तो ये जो हमने बताया ये सब मैंडेटरी करने की बात हो रही है। मैंडेटरी कैसे करोगे? आप कानून बना के करोगे, यानी कानून से आप पार्टीज को बांधना चाहते हो। वॉलंटरी एक्शन इज बेटर देन मैंडेटरी एक्शन, बट वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो राजनीतिक समस्याओं का समाधान कानून के माध्यम से निकालने से बचना चाहिए। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पे अगर हम ओवर रेगुलेशन करेंगे कानून का प्रयोग करते हुए, कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो इसके नतीजे काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक उसी तरह मान लीजिए ए है और बी है, और आपने एक हाथ उठाया इस पे, तो ये एक हाथ आपके खिलाफ उठा देगा, तो एक काउंटर, आपका जो एक्शन था काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। हाँ, ये ज़रूरी हो सकता है कि तुरंत हाथ ना उठाए, बल्कि बाद में किसी और तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और आपको पता भी ना चले। तो इस तरह मान लीजिए अगर हम ओवर रेगुलेशन करते हैं तो ओवर रेगुलेशन
का असर काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। यानी क्या कर सकती हैं पार्टियां? ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट लॉ, तो वो कानून को धोखा देने के लिए कई तरीके अपनाने की कोशिश करेंगी। मतलब हम सुधार लाना चाहते हैं और सुधार के बजाय पार्टियां गलत तरीके से उन सुधारों को बाईपास करने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ, इसके अलावा लॉ कहाँ पास होगा? पार्लियामेंट में पास होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ही तो बैठती हैं और ये रेगुलेशन सारी पार्टियों पे होगा। पार्टियां अपने ऊपर कंट्रोल चाहती नहीं तो सब एक साथ हो जाएंगी और कानून को पास नहीं होने देंगी। पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक, जो कानून पसंद नहीं है, जो उनके ऊपर खुद के लिए कंट्रोल की कानून की बात हो, तो क्यों वो पास करना चाहेंगी उसे? देयर आर टू अदर वेज इन विच पोलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, इसके अलावा दो और तरीके हैं जिससे पोलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ तो पास हो गया था, तो उसके पास होने की वजह ये थी कि जनरल पब्लिक में भी संदेश देना चाहती थी पोलिटिकल पार्टीज कि हम लोग सपोर्ट करते हैं कि दल विदल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पार्टीज खुद भी इससे लाभ होगा उनको, और उनके दल के नेता किसी दूसरे दल में आसानी से जा नहीं पाएंगे, तो उसमें पार्टीज को खुद को भी फायदा था, इसलिए उन्होंने पास करा दिया। वन मतलब एक, जो ये टू की बात हो रही है, तो वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डाल सकते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, तो उसका तरीका कैसे हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को लेटर लिखें और पब्लिसिटी करें, मतलब एडवर्टीजमेंट करें पॉलिटिकल पार्टीज की जो कमियां हैं उनको लेकर, और एजिटेशंस करें, आंदोलन करें, और होता है ये सब। हालांकि हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एजिटेशन करती हैं, जनता बहुत कम आती है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स प्रेशर ग्रुप्स, जो साधारण नागरिक हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो दबाव समूह होते हैं, जो गवर्नमेंट पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। एंड मूवमेंट्स, डिफरेंट जो मूवमेंट्स होते हैं। एंड द मीडिया, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया है वो किसी की छवि बनाती है, किसी की छवि गिराती है। जो इशू बहुत ही नॉमिनल होते हैं उन्हें बड़ा इशू बना के पेश करती है। कोई खबर अगर मीडिया में 4 दिन चल जाए तो उस वो लोगों की नज़र में आ जाती है और गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। तो कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, तो इस प्रकार के अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए जा सकते हैं लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और पॉलिटिकल पार्टीज पे अंकुश लगाया जा सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट, आखिर उन्हें चुनाव में तो आना है ना जनता के सामने, तो उन्हें लगेगा जब कि भाई हम पब्लिक सपोर्ट लूज कर सकते हैं और मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे खिलाफ आ रही हैं और हमारी कमियां मीडिया वाला बता रहा है, हमारे करप्शंस, हमारे स्कैम्स, हमारे डिफरेंट एंटी पीपल डिसीजंस, तो पब्लिक सपोर्ट कम होगा बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स। और उन्हें ऐसा लगेगा कि हमें सुधार करना जरूरी है, अगर हम वी विल नॉट टेक अप रिफॉर्म्स तो वी कैन लूज पब्लिक सपोर्ट। तो पार्टियां सुधार कर सकती हैं, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स करना चाहेंगी। टू पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। तो दूसरा ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म करें, यानी हमारी राजनीति में, पॉलिटिक्स में रिफॉर्म होना ज़रूरी है, रिफॉर्म होना चाहिए, तो आप खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करिए और एक अच्छे नेता बन के उभरिए। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि हाउ मच पब्लिक इज़ गिवन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस। तो डेमोक्रेसी तब डिपेंड होती है, तब गहरी होती है, तब ब्रॉड होती है, तब आम लोगों तक पहुंचती है जब पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें इंक्रीज होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म और जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर रिफॉर्म करना चाहते हैं, राजनीति को सुधारना चाहते हैं, तो संभव नहीं है अगर ऑर्डिनरी सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट ना करें और सिंपली क्रिटिसाइज, बस इसकी आलोचना करते रहें बाहर से कि ये है वो है, ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी है, ये नेता ऐसे है, ये भू माफिया है, वो क्रिमिनल है, ये सब। इसकी बजाय आप भी आइए, चुनाव लड़िए, किसी दल से चुनाव लड़िए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए, पार्लियामेंट में बैठिए, अपनी बात को रखिए। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाई मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। तो अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स बैड है, तो बैड पॉलिटिक्स की जगह आपको बेटर पॉलिटिक्स लानी होगी। बैड पॉलिटिक्स का सोल्यूशन बेटर पॉलिटिक्स ही है। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। तो फाइनल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने कुछ रिफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े, किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने पढ़ा, और इलेक्शन कमीशन के रूल के बारे में हमने पढ़ा कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका डिटेल होना चाहिए मीडिया में, लोग उसे जाने अपने कैंडिडेट को जिसे वोट देना है, और जो एफिडेविट के माध्यम से होगा। और कुछ सजेशंस पढ़े हमने कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है, जिसमें यह था कि किस प्रकार से इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सकता है, मैंडेटरी किया जा सकता है, और जो 1/3 टिकट हैं वो महिलाओं को दें, जिससे कि महिलाओं की डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन बढ़ सके। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए चुनाव की। और फिर हमने देखा कि अगर हम बहुत ज़्यादा कानूनी जकड़न पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बढ़ाएंगे और ओवर रेगुलेशन करेंगे, सो मेनी लॉज टू
ब्रिंग फोर्स्ड रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टीज तो इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, मीन्स इसका फ़ायदा के बजाय उसका नुकसान हो सकता है, इसके उल्टे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा ये है कि कानून तो पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती हैं, वो अपने खिलाफ क्यों कोई कानून पास करना चाहेंगी। और इसके अलावा दो और पॉइंट इसमें हमने पढ़े लास्ट में कि पब्लिक किस प्रकार से रिफॉर्म ला सकती है, उन्हें फोर्स कर सकती है रिफॉर्म करने के लिए, वो डिफरेंट पिटिशंस हैं, पब्लिसिटी है, एजिटेशन है, मीडिया है। और दूसरा, लोग खुद पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें और बेटर पॉलिटिक्स ला कर दिखाएं। इसमें मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट है इस वक्त वीडियो बनाए जाने तक, यानी आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, और ये एजिटेशन की देन है जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था और लोकपाल बिल के लिए हुआ था। और ये पार्टी इसलिए गठित की गई थी कि हम आम जनता की पार्टी, इसलिए नाम भी इसका ऐसा रखा गया था, और हम जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं। बेटर पॉलिटिक्स का एक अच्छा एग्जाम्पल था। और बाद में आने के बाद हालांकि उन्होंने फिर बंगले वगैरह भी लेने शुरू किए, सुविधाएं भी लेने शुरू की, लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि इट इज़ मोर प्रोन टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पीपल। और दिल्ली वाले ने 2 बार, एक प्रकार से देखा जाए तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बना भी चुके हैं। लेकिन फिर भी इंडिया में पॉलिटिक्स को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, नेताओं को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनता राजनीतिक चर्चा करती है और किसी न किसी दल से अपने को एफिलिएट करके चलती है, एसोसिएट करके चलती है। लेकिन जो कमी है वो ये है कि हम लोग मेरिट पे बहुत कम ध्यान देते हैं कि कौन हमारे देश के लिए अच्छा है, कौन देश के लिए विकास कर सकता है, बल्कि हम कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन पे बह जाते हैं। इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है। कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।